हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का। वो है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसके आगे हमको समझना है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। उसको समझने के लिए मॉड्यूलो अरिथमेटिक समझना पड़ेगा। अब ये क्या है, कैसे होता है, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलो, व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर a बाय b, मतलब अगर मैं किसी इंटीजर a को डिवाइड करता हूँ b से, तो बेटा उसको कैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे? a इज डिवाइडेड बाय, सॉरी, कैसे लिखता हूं उसको मैं यहाँ पे? इधर लिख देता हूं a और इधर लिख देता हूं b, है ना। किसी इंटीजर से उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इधर पे क्या लिखेंगे? मान लो यहाँ पे क्वोशिएंट आता है तुम्हारा q, है ना, और इधर पे तुम लिख देते हो बी क्यू और ये सब सॉल्व करते रहते हो। तो इधर से क्या होता है, क्या लिख पाते हैं अपन? अगर अपन एक एग्जांपल देखें, व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 4, व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 4, ये जो एग्जांपल लिखा है सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 से 8 बोलोगे और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो हम इस 9 को लिख कैसे सकते हैं? हम इस 9 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 टाइम्स प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज, दिस a इज द डिविडेंड, दिस a इज द डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड कौन हो गया? 9 इस एग्जांपल में। डिवाइजर कौन हो गया? डिवाइजर हो गया हमारा 4। कोशेंट क्या हो गया? कोशेंट हो गया हमारा 2। और रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 1। तो जब हम ये डिवीजन करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है? 0 से लेकर b तक होता है, 0 से लेकर मॉड b तक होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर वो होता है मॉड b तक। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी b से ज्यादा नहीं हो सकती, b से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब डिवाइजर से ज्यादा कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, और उसके मॉड जरूर ले लेना। तो उसको क्या लिख लेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या लिख लेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे इधर पे हमने 9 को लिख दिया, 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। इसका मतलब हमने क्या लिखा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को आप समझते होंगे, ये बहुत बचपन की बात है ये सब, है ना। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। अब इसको अलग तरीके से कैसे लिखते हैं अपन? मॉड का यूज करके लिखते हैं। जैसे क्या लिख देंगे इधर पे हम? इधर पे हम लिख देंगे 9 मॉड 4 इज इक्वल टू 1। मतलब जब मैं 9 को डिवाइड करता हूं 4 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है? 1। 9 मॉड 4 1 का मतलब क्या हो जाता है बेटा? 9 मॉड 4 कैलकुलेट कैसे करोगे? 9 को 4 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ पे क्या बोल दोगे? 8 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे? 9 मॉड 4 इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से डिनोशन होता है, और इस मॉड ऑपरेटर से ही हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक करते हैं। तो आओ देखते हैं इसमें और कौन से टाइप। चल, तो यहाँ पे केस 1 क्या होगा? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन b इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? a और b, मतलब a क्या है बेटा? आपका डिविडेंड, और b क्या है इधर पे? आपका डिवाइजर। ठीक है, तो दोनों जब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ग्रेटर देन 0 हो जाए, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? 9 मॉड 4। इसकी वैल्यू क्या आती है? अभी ऊपर भी देखिए हमने 1 आती है। कैसे आती है? हम 9 को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचता है हमारा 1। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वही इस ऑपरेटर से आ रही होती है, वही मॉड्यूलर से हमारी वैल्यू आ रही होती है। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, तो क्या कर देंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9 मॉड ऑफ -4। अब जब मॉड में -4 है, तो मैं जब इसको डिवाइड कर रहा हूं, मॉड के अंदर क्या है? -4, मतलब -4 से डिवाइड करना है हमको। तो अब बेटा तुमको ये पता होना चाहिए कि हम करते तो माइनस है ना इनको, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू बनेगी, +8 बनेगा, तभी तो 9 -8 हो पाएगा। जो डिवीजन में करते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं? -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -4 -2 8। और हमने बचपन में सीखा है कि इसको क्या बोलते हैं? 9 -8। और इसका रिमाइंडर क्या बनता है? 1। वही एग्जांपल इधर पे दिया हुआ है। तो 9 मॉड ऑफ -4 विल बी इक्वल टू 1। 9 मॉड -4 विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर आप देखो, जब क्या हो जाए, अब दोनों के दोनों क्या हो जाए? दोनों के दोनों लेस देन 0 हो जाए, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -9 मॉड -4। तो -9 मॉड -4, मतलब -9 को -4 से डिवाइड करते हैं, तो इधर पे अंदर भी क्या बनना चाहिए? अब अगर हम यहाँ पे बेटा, अब अगर इधर पे हम -8 बनाते हैं तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या बनने लगेगा? अब हम इधर पे रिमाइंडर क्या बनने लगेगा हमारा? इधर पे रिमाइंडर बन जाएगा तुम्हारे पास -1। लेकिन हमने क्या सीखा है? रिमाइंडर को कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते हैं। तो हम क्या करते हैं? इधर पे -4 इंटू 2 की जगह हम यहाँ पे करते हैं -4 इंटू 3। तो वो क्या बन जाता है? -12। और इस -9 और -12 को अपन जब माइनस करते हैं तो बचता कितना है अपने पास? ये हो जाता है यहाँ से आपका 3। तो इधर पे रिमाइंडर कितना बचा आपके पास? 3। तो बेटा क्या नेगेटिव में रिमाइंडर कभी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं।
आप हमेशा रिमाइंडर किस में लोगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 3। तो -9 मॉड ऑफ -4 विल नॉट बी इक्वल टू -1, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। समझ में आता है क्या यार? आ जाओ आगे और देखते हैं। व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हेन a इज लेस देन 0, तो a को हमने लेस देन 0 रखने दिया, कि मतलब हमने क्या बोला, -9 को डिवाइड कर दो 4 से। तो अब यहाँ बनना क्या चाहिए, -8 बनना चाहिए। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ फिर, अगर आप ध्यान से देखो, रिमाइंडर क्या बनने लगा, -1, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इधर पे फिर से हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, फिर से हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास -9 तो है, ये 4 तो है, लेकिन अब हम -8 नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर -1 बन रहा होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, तुम भाई साहब -3 से मल्टीप्लाई हो जाओ, ताकि -12 बन जाए, और ये 12 में से 9 जाए तो तुम्हारा रिमाइंडर 3 बन जाए। तो इस हिसाब से हम नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब तुम्हारे ए और बी की वैल्यूज बदलती रहती हैं, और इसी हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते रहते हैं। ध्यान क्या रखना है, रिमाइंडर को नेगेटिव में नहीं छोड़ना है। फाइनल आंसर जो रिमाइंडर रहेगा, फाइनल आंसर जो मॉड्यूलर का रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं देना है। तो मॉड्यूलर से क्या आंसर आ रहा है, मॉड्यूलर से तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, रिमाइंडर आंसर आ रहा है, ठीक है। आ जाओ इधर ही पे अपन सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट 22 मॉड 4। अब 22 मॉड 4 को कैसे इवैल्यूएट करोगे, फिर वही फंडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 20, और ये कितना बचा 2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 22 मॉड 4 विल बी इक्वल टू 2। वैसे ही यहाँ पे क्या है, -15 मॉड 2। तो अब इधर पे बेटा आप क्या करोगे, अब अगर आप इधर पे 7 × 14 लिखते हो, -7 × -14 लिखते हो, तो बेटा यहाँ पे फिर से ही प्लस हो जाएगा, और -1 रिमाइंडर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये नहीं कर सकते, तो भैया क्या करेंगे, आप यहाँ पे -15 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, और बेटा यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई करोगे, -16 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस का बन जाएगा प्लस, +16 -15, रिमाइंडर बचेगा 1। दिस इज करेक्ट। तो -15 मॉड 2 की करेक्ट वैल्यू क्या होगी, -mod 15 की करेक्ट वैल्यू होगी 1, नॉट -1। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक समझ में आता है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो भी आपको समझ में आएगा, वो भी लगभग सेम बात ही कर रहा होता है। तो आ जाओ कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो में देखते हैं क्या बोला। कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो में क्या बोला है, लेट a and b be two integers and n be an integer greater than 1, then a is said to be congruent to b, then a is said to be congruent to b modulo n if n divides the difference between a and b। मतलब a is congruent to b को कैसे लिखते हैं, a is congruent to b modulo n। ये कब हो पाएगा, जब n जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर लें। इसका मतलब a माइनस बी शुड बी डिवाइडेड बाय n। तो इधर पे क्या बोल देंगे, a माइनस बी बाय n होना चाहिए, और वो कोई वैल्यू आएगी जिसको हम बोल देंगे लैम्डा। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, इधर से हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा n, a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा n। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि क्या है, a और b एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के डिफरेंस को कौन डिवाइड कर सके, n डिवाइड कर सके, ठीक है। तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझते हो? आओ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 5। तो अब अगर इधर पे ये बोल रहा है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12, इसका मतलब x माइनस 12 शुड बी डिवाइडेड बाय 5, इज डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब x माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर पे लिख रहे थे ना अपन, इधर पे क्या लिख रहे थे, लैम्डा टाइम्स ऑफ n लिख रहे थे। n क्या थी, ये वैल्यू थी जो मॉड के अंदर लिखी रहती है। तो इधर पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू 5 लिख देंगे। अब यहां से इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x को लिख देंगे अपन 5 लैम्डा प्लस 12। अब आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यूज बदलते जाओगे, उसके लिए आपको x की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 0 प्लस 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। और लैम्डा की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। ऐसे ही आप उसको 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, सारी वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो। तो भैया क्या नेगेटिव नहीं ले सकते क्या, अरे बिल्कुल नेगेटिव भी ले सकते हो। तो पहले देखते हैं, पहले 2 लेके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 22। और लैम्डा की वैल्यू अगर -2 लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू -2 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा ये
2 और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू सॉरी -1 ले लेते हैं, -1 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 12, -5 प्लस 12 कितना हो जाएगा 7। तो ऐसे करके ये क्या आ रही है, सारी x की वैल्यूज आती जा रही है। तो इसको अपन सेट बना के लिख देते हैं, क्या क्या वैल्यूज मिलती जा रही है अपन को। यहाँ पे हमने देखा हमको 2 भी मिला, 7 भी मिला, है ना, और फिर 12 भी मिला। तो इस तरीके से अपन सारी वैल्यूज इसकी लिख सकते हैं, और 17 भी मिला, 22 भी मिला, एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, और इधर पे क्या बोल देंगे, ये 2 से और भी वैल्यूज पीछे भी मिल सकती हैं अगर आप लैम्डा की वैल्यूज चेंज करते जाओगे। तो इस तरीके से आप x की सारी वैल्यूज को सेट बना के लिख के आ सकते हो। समझ में आया क्या यार? इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, 1-2 नंबर का आता है इससे, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छा है भाई, 1-2 नंबर भी मिलेंगे तुमको, पास तो होना है ना। इफ 147 is congruent to 3 mod n, find n। तो अब इधर पे क्या बोल दोगे फिर से तुम, फिर वही बात, अगर n निकालना है तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे इधर पे, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, 147 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय n, है ना। तो इधर पे क्या बोल देंगे, 144 इज इक्वल टू m टाइम्स, सॉरी 144 will be lambda into n, है ना। 147 माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, तो 144 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। और आपको इधर से अब n की वैल्यूज मिल जाएंगी। n की वैल्यूज कैसे मिल जाएंगी, अब n क्या हो जाएगा, वो सारी वैल्यूज जो इस 144 को डिवाइड कर सके। ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो 144 को डिवाइड कर सके, इसका मतलब फैक्टर्स, तुम्हारे डिवाइजर्स ऑफ 144 सारे लिखने, तुमको कौन कौन हो जाएगा, 2, 3, 4, और यहाँ पे मान लो तुम 6, 8, तुम्हारा 9, 12, 18, 24, 36, 72, 144 और यहाँ पे 48। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये 144 को डिवाइड कर सकती हैं। तो बस 144 इज डिविजिबल बाय n, मतलब 144 इज डिविजिबल बाय ऑल दीज वैल्यूज। लेकिन हमको याद क्या रखना है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए 144 1 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैंने वो n की वैल्यू नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि बेटा n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं n बिलोंग्स टू दिस सेट 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72, 144 एंड 48। तो इस हिसाब से आप n भी निकाल लोगे, इस हिसाब से आप x का सेट भी लिख लोगे। तो ये बस बात वही है, अगर आप देखो मॉड्यूलर अरिथमेटिक बनता है तो घुमा फिरा के बातें वही हो रही हैं इस पूरे चैप्टर में, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। ठीक है, वो डिवीजन पे ही घूम रहा है सब कुछ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बस क्या होता है, सारी वैल्यूज जो है रिमाइंडर में रिपीट करने लगती है, वो साइकिल रिमाइंडर में रिपीट करने लगता है। चलो आओ अब इधर पे देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे है ये एडिशन की प्रॉपर्टी, ये क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑन मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाता है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो दोनों साइड मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a मॉड n प्लस b मॉड n इज इक्वल टू c मॉड n। और इधर से क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी मॉड n इज इक्वल टू c मॉड। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, दोनों साइड के ऐड भी करेंगे तो वो क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट, मतलब a प्लस के विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस के मॉड n। तो ये भी प्रॉपर्टी हो गई। एंड इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मॉड n। तो ये होती है आपकी 3 प्रॉपर्टीज। आओ इनको यूज करके करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 481 प्लस 392 प्लस 604 प्लस 937 इज डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब में एडिशन मॉड, मतलब एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, 481 मॉड n मतलब मॉड 8 प्लस 392 मॉड 8 प्लस 604 मॉड 8 प्लस यहां बोल देंगे 937 मॉड 8। अब आप बोलोगे भैया इससे अच्छा तो सबको ऐड करते और लास्ट में मॉड 8 निकाल देते। यस, वो भी वैलिड है, लेकिन बेटा वो किस में कर पा रहे हो, एडिशन में कर पा रहे हो। सोचो अगर मल्टीप्लिकेशन में यही सेम चीज करने लगो तो कितना टफ पड़ जाएगा, है ना, इतना बड़ा प्रोडक्ट निकाल के फिर लास्ट में फाइनल मॉड n। तो अपन इधर सीख लेते हैं ताकि वहां पे ये वाली मेथड भी अप्लाई कर सके। तो 481 मॉड n, तो 480 जाता है 8 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यहाँ पे यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 1 मॉड 8 हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे अगर 392 इज एग्जैक्टली डिविजिबल
तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ पे 604 की बात करें तो 600 हो जाता है डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच जाएगा रिमाइंडर, है ना। और इधर पे देखो 937 के पास तो 936 हो जाता है डिवाइड, हाँ हो जाता है डिवाइड, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 मॉड। तो अब इन सबको क्या कर दोगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, 1 + 0 + 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 6 मॉड 8। और 6 मॉड 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 6 मॉड 8 का मतलब मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो क्या बोल दूंगा 8 0 0 और रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 6 मॉड 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसका फाइनल रिमाइंडर क्या आया, आंसर तुम्हारा क्या आया 6। तो बस ऐसे ही करना है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं भी आता हो मॉड्यूलर, उठाना ऐड कर देना डिवाइड कर देना 8 से, आंसर तो मिल ही जाएगा, एमसीक्यू वगैरह में आएगा। तो ना भी पढ़ा होगा तुमने मॉड्यूलर तो भी इतना तो कर ही लोगे। लेकिन आओ मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं ये सब कैसे फंसते हैं अपन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू c। तो अगर अपन मॉड n डालें तो क्या हो जाएगा, a मॉड n मल्टीप्लाइड बाई b मॉड n इज कॉन्ग्रेंट टू सी मॉड n। ठीक है, इसका मतलब अपन इसको अलग से मॉड n निकाल सकते हैं और इनकी जो वैल्यूज होगी उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसका मॉड n कैलकुलेट करें। तो दैट विल आल्सो बी कॉन्ग्रेंट टू सी मॉड n। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अगर अपन k से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर पे मॉड n तो भी क्या रहेगा कॉन्ग्रेंट रहेगा, a विल बी कॉन्ग्रेंट टू b, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा ak विल आल्सो बी कॉन्ग्रेंट टू bk मॉड n। ठीक है, और यहाँ पे भी वही बात, a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड n एंड c इज कॉन्ग्रेंट टू d मॉड n, तो यहाँ क्या हो जाएगा ac विल बी कॉन्ग्रेंट टू bd मॉड n। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी होंगी। आओ इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 512 क्रॉस 398 क्रॉस 114756 इज डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, हर जगह मॉड लगा देंगे। मतलब ये प्रॉपर्टी आप देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है इन्होंने, कि अगर यहाँ पे आपको इस पूरे प्रोडक्ट का डिवाइड बाय 5 निकालना है तो तुम क्या करो, सबका मॉड n निकाल लो, मतलब सबका मॉड 5 निकाल लो और सबको क्या कर देना लास्ट में मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 512 मॉड n और यहाँ पे क्या हो जाएगा 398 मॉड 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 114 मॉड 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 756 मॉड 5। तो इनकी वैल्यूज निकालो, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 मॉड 5 बचा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या बचेगा, इधर पे 3 मॉड 5 बचा। अब इधर पे क्या बचा 4 मॉड 5 बचा, यहाँ क्या बच गया बेटा 1 मॉड 5 बच गया। अब आप क्या कर लोगे, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, किन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे 2 × 3 × 4 तो कितना हो जाएगा 24 मॉड 5। क्या आया आंसर 24 मॉड 5। क्या आ रहा है आंसर 24 मॉड 5। लेकिन क्या ये ट्रू है, कभी भी आपका रिमाइंडर जो है 24 मॉड 5 निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा 24 मॉड 5 को भी आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 मॉड 5 की वैल्यू आपको पता है 20 एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 4। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। सोचो अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं सीखते और आप डायरेक्टली लगाते तो तुम क्या करते, पहले 512 इंटू 398 इंटू 114 इंटू 756 करते और लास्ट में उसको 5 से डिवाइड करके देखते और लास्ट में मुझे रिमाइंडर बताते और बोलते भैया ये तो क्वेश्चन तो 1 नंबर का या 2 नंबर का आया था लेकिन इसमें देखो कितना लेंदी पेपर दिया हुआ था। समझ रहे हो, तो पेपर लेंदी नहीं था, तुम बेवकूफ हो जो उसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, तुमने मॉड्यूलर के कॉन्सेप्ट नहीं कवर किए। ठीक है क्या, तो प्लीज ऐसी गलतियां मत करो और सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे इधर पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 231 क्रॉस 525 क्रॉस 74। अब अगर इधर पे अपन देखें तो इसको कैसे कर सकते हैं, 231 क्रॉस 525 क्रॉस 74। अब लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो इसका मतलब हमको क्या बोला गया, इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको मॉड 100। इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको मॉड 100, इस पूरे प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको मॉड 100। ठीक है, तो अब इसका अगर मॉड 100 कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, सारी वैल्यूज का मॉड 100 कैलकुलेट कर लो। मतलब इसको क्या लिख सकते हो 231 मॉड 100 मल्टीप्लाइड बाय 525 मॉड 100 मल्टीप्लाइड बाय 74 मॉड 100। तो ये कितना हो जाएगा, इधर से अगर आप देखो इधर पे इसको 100 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 31 मॉड 100। ठीक है,
और इसको लिख लोगे फिर कितना 25 मॉड 100। क्यों? क्योंकि बेटा 100 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा ना। और यहाँ पे अगर देखो तो बेटा इसको 74 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 74 बचेगा। और क्या 74 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 74 बचेगा। क्या करना पड़ेगा अब तुमको 74 इंटू 25 इंटू 31 ये करके दिखाना पड़ेगा। फिर उसका मॉड 100 कैलकुलेट कर लोगे तो 74 इंटू 25 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 370। और फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 148। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 कितना हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 8 1850। अब इस प्रोडक्ट से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम 31 को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 31 को और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले तो पूरा 1850 आ जाएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो से 0 3 5 से 15। फिर यहाँ पे 3 8 से 24 और 25 और 3 1 से 3 और 3 और 2 5। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास इधर पे 058513 और ये हो जाएगा 7 और इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास 57350। अब 57350 तुम क्या निकालोगे 57350 मॉड ऑफ 100। आप बोलोगे भैया इधर पे भी तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ ही गया। हाँ बेटा बिल्कुल करना पड़ गया लेकिन फायदा क्या हुआ एटलीस्ट वो तो नहीं करना पड़ा 231 इंटू 525 इंटू 74। हमको क्या करना पड़ा 31 इंटू 25 इंटू 74 विच इज वे मच इजियर देन द अर्लियर। ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 50 क्योंकि 57300 एग्जैक्टली डिविजिबल तो यहाँ पे क्या बचेगा 50 मॉड 100। तो लास्ट टू डिजिट क्या आ जाएंगे इसमें लास्ट टू डिजिट आ जाएंगे आपके पास 50। लास्ट टू डिजिट आपके पास क्या आ जाएंगे इसके प्रोडक्ट के 50। ये लास्ट टू डिजिट पूछेगा तो आप क्या निकालोगे मॉड 100। लास्ट 3 डिजिट पूछेगा तो क्या निकालोगे मॉड 1000। और लास्ट डिजिट पूछेगा तो क्या निकालोगे तुम मॉड 10 निकाल दोगे। यार बहुत बेसिक सी बात है ना इजी है इसमें कुछ भी डरने वाली बात है नहीं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है इधर पे दिया रहता है आपके पास इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी। अगर a है कॉन्ग्रेंट टू b mod n देन a टू द पावर k विल आल्सो बी कॉन्ग्रेंट टू b टू द पावर k mod n। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आ जाओ इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपन क्वेश्चंस में देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला आपको इवेल्युएट 5 की पावर 10 mod 3। अब आप कर लो 5 को 10 बार मल्टीप्लाई निकाल लेना लास्ट में mod 3 कुछ ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए हमको क्या सीखना पड़ेगा बेटा इसलिए हमको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेंगी। ठीक है क्या तो आओ अपन देखते हैं इधर पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। अगर मेरे को बोला है 5 की पावर 10 5 की पावर 10 मॉड 3 तो इसको क्या देखते हैं अपन नियरेस्ट देखते हैं। अगर हम देखें 5 स्क्वायर क्या देख रहे हैं हम 5 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है। और 25 मॉड 3 कितना हो जाएगा अगर आप देखो यहाँ पे 5 की पावर 10 मॉड 3 निकालना है तो हम क्या बोलेंगे अभी 5 स्क्वायर लिख रहे हैं तो 5 स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसका रिमाइंडर भी वही होना चाहिए मतलब 25 मॉड 3। इसकी वैल्यू कितनी आती है यार इसकी वैल्यू आती है 1। हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 3। मतलब जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 25 को तो भी 1 मिलता है और जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 1 को तो भी रिमाइंडर क्या मिलता है 1। मतलब 5 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 3 मतलब ये तो ट्रू है यार। अब मैं क्या करूंगा इधर पे मुझे चाहिए तो लेकिन 5 की पावर 10 तो मैं इसको क्या कर दूंगा इसकी पावर 5 से रेस कर दूंगा। क्यों क्योंकि 5 की पावर 10 बनाना है पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 की पावर 5 मॉड 3। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 10 is congruent to 1 mod 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इधर पे हो जाएगा तुम्हारा 5 की पावर 10 mod 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 1। क्यों क्योंकि चाहे आप 5 की पावर 10 को 3 से डिवाइड करो तो भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा चाहे आप 3 से डिवाइड करो 1 को तो भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे 5 की पावर 10 mod 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। तो इसी हिसाब से आपको कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो को यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 9 की पावर 9 मॉड 11 तो 9 की पावर 9 मॉड 11 अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम कहाँ ले जा सकते हैं अपन देखते हैं इधर पे 9 क्यूब की बात करें जैसे तो अगर 9 क्यूब की बात करें तो 9 क्यूब कितना होता है 729। तो 729 मॉड 11 देखो तो क्या हो जाएगा 729 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 66 और यहाँ पे कितना बचा 69 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 66 तो रिमाइंडर क्या बचा
3, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 27 है ये, है ना, लेकिन मेरे को 9 की पावर 9 तक जाना है, दोनों साइड क्या रेस कर दूंगा, दोनों साइड पावर 3 से रेस कर दूंगा, तो इधर पे भी पावर 3 से रेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 की पावर 9 इज कॉन्ग्रेंट टू 9 की पावर 9 इज कॉन्ग्रेंट टू 27 मॉड 11। लेकिन मुझे पता है ये 27 जो है इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अभी 11 से बड़ा हो गया और हमने सीखा है कि हम रिमाइंडर को कैसे लिख सकते हैं, हम रिमाइंडर को कैसे लिख सकते हैं बेटा 11 से छोटा करके, मतलब जो डिवाइजर है उससे छोटा वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसको फिर से डिवाइड करोगे तो क्या बोल सकते हो 9 की पावर 9 इज कॉन्ग्रेंट टू, अब 27 रिमाइंडर नहीं बचेगा, 11 से तो डिवाइड कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे 27 मॉड 11, 27 मॉड 11 करोगे फिर से कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 27 मॉड 11 करने जाओगे तो 2 से 22, क्या बचेगा आपके पास 5 मॉड 11। तो 9 की पावर 9 मॉड 11 का आंसर क्या हो गया 5, इसका आंसर क्या हो गया 5, इसका आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करोगे एक्सपोनेंट्स की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, तो आपका क्वेश्चन और आसान रहेगा। तो और अगर ये आता है, अगर 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको ऐसे मेथड भी करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है क्या, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 50। अब यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 50, तो मतलब इसका मतलब फिर से देखो, यूनिट डिजिट मतलब क्या पूछना चाह रहा है, लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट को निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा मॉड 10, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे 3 की पावर 50 मॉड 10, क्या पूछना चाह रहा है ये 3 की पावर 50 मॉड 10। तो 3 की पावर 50 मॉड 10 निकालने के लिए सबसे पहले इसके नियरेस्ट में जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं अपन 3 स्क्वायर देखते हैं सबसे पहले, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, अब 3 स्क्वायर होता है 9, अब 9 को 10 से डिवाइड करूंगा तो या तो मैं इसको बोल दूं 0 से 0 और 9 रिमाइंडर, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बचेगा, हम आओ इसके आगे वाली वैल्यू रख के देखते हैं। तो इसके आगे वाली वैल्यू रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 10 1 से 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1। इंटरमीडिएटरी स्टेप में नेगेटिव रिमाइंडर आना चलता है, लेकिन फाइनल आंसर में हम नेगेटिव में रिमाइंडर का आंसर नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड 10। अब मुझे पता है इसको कहां ले जाना है 3 की पावर 50 की तरफ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 स्क्वायर की पावर 25 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 की पावर 25 मॉड 10, है ना। और यहाँ पे क्या बोल दोगे 3 की पावर 50 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड 10। अब यहाँ पे ये फिर से रिमाइंडर क्या होने लगा, नेगेटिव होने लगा, तो तुम -1 मॉड 10 को कैलकुलेट कर लो ना, कितना हो जाएगा -1 मॉड 10, मतलब -1 को डिवाइड करके देख लो 10 से, ये देख लो कितना हो जाएगा। कैसे देखोगे इसको, -1 करोगे -1 टाइम, मतलब 10 इंटू -1 कितना हो जाएगा -10, है ना। तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 10 -1 क्या बचेगा 9। तो इसको अगर मैं नॉन नेगेटिव लिख के जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 9 मॉड 10। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा व्हेन 3 की पावर 50, मतलब इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 की पावर 50 मॉड 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा 9, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 9, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 9। तो इसी तरीके से आप यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स के आंसर दे सकते हो। ये यूनिट डिजिट मॉड 10, लास्ट 2 डिजिट क्या कर लोगे मॉड 100, लास्ट 3 डिजिट क्या कर लोगे मॉड 1000। ये सारी चीजें किस में काम आ रही हैं, कैसे काम कर पा रही हैं, जब हमको प्रॉपर्टीज पता है किसकी किसकी, एक्सपोनेंट की, मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की, और कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो का बेसिक फंडा क्लियर है। ठीक है, आई होप आपने इसके पहले कभी तो मॉड्यूलर पढ़ा होगा, तभी ये आपको ऐसे रिवीजन वीडियो में समझ में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट्स है तो आप बिल्कुल फुल वीडियो जाके देखो, उधर पे एक एक स्टेप पे एक्सप्लेन्ड है, पहले पूरी थ्योरी फिर पूरे पूरे क्वेश्चंस। आ जाओ अपन इधर पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से इसने बोला है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 की पावर 20। अब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 की पावर 20 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 की पावर 20 क्या कर लेंगे 2 की पावर 20 मॉड 100, क्या कर लेंगे 2 की पावर 20 मॉड 100। तो अब मॉड 100 करने जाना है, तो बेटा हमको पता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मुझे पता है क्या होता है 2 की पावर 10 इज 1024। तो मैं क्या बोल दूंगा 2 की पावर 10 इज कॉन्ग्रेंट टू, अब 1024 मॉड 100 क्या हो जाएगा, 1024 मॉड 100 करोगे तो 24 मॉड 100। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, 2 की पावर 10 क्या होता है 1024, 1024 का आप मॉड 100 करोगे तो क्या मिलेगा 24। तो मैंने क्या बोल दिया 2 की पावर 10 इज कॉन्ग्रेंट टू 24 मॉड 100। तो अब जाना कहां तक है 2 की पावर 20 तक, तो इसकी पावर 2 से रेस कर दो, तो 24 की पावर भी क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे
तो ये हो जाएगा 576 मॉड 100। और 576 मॉड 100, कभी भी आपका रिमाइंडर 576 हो नहीं सकता जब आप 100 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा 76 मॉड 100। तो लास्ट टू डिजिट्स आपके क्या हो जाएंगे, लास्ट टू डिजिट्स आपके हो जाएंगे 7 और 6। हमको पूरा नंबर थोड़ी चाहिए, हमको बस लास्ट टू डिजिट पूछा है, तो हमने मॉड 100, लास्ट 3 पूछा होता तो मॉड 1000 निकाल लेते। समझ गए क्या? आ जाओ देखते हैं और आगे क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास फाइंड लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 12 इज डिवाइडेड बाय 41। अब 2 की पावर 12, फिर से नियरेस्ट जाएंगे अपन, 2 की पावर रेस करेंगे कि 41 से छोटा रिमाइंडर मिल सके। अपन चेक करते हैं बेटा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो अगर अपन 64 को 64 का मॉड 41 चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय 41, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड 41। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 6 क्या होता है बेटा 64, और 64 को जब अपन 41 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचता है आपके पास, 23 रिमाइंडर बचेगा। अब 23 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ क्या है 23। आप क्या कर लोगे, 2 की पावर 12 तक जाना है, दोनों जगह क्या कर लो, पावर 2 से रेस कर दो और पावर्स आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ 41। 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 529, और ये क्या हो गया 2 की पावर 12 मॉड 41। 41 को डिवाइड करो 529 को 41 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, पहले तो इधर पे आप डाल दोगे 1 से तो 41, और इधर पे कितना बचा एक, और इधर पे कितना बचा एक, अब 119 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 82, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से बचा 7, यहाँ से बचा 11 माइनस 8 37। तो 2 की पावर 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 मॉड 11 मॉड 41। तो व्हाट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 12 इज डिवाइडेड बाय 41? तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 37। किसके बराबर हो जाएगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 37 के बराबर हो जाए। तो यही पूरी वैरायटी है यार मॉड्यूलर की। ये सेशन एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लिया है मैंने मॉड्यूलर का, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस किया है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल डिस्कशन यहाँ पे हुआ नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं बनता है मॉड्यूलर, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐप में फुल वीडियो दिया हुआ है, फुल क्लास का वीडियो दिया है मॉड्यूलर का, उसमें एक एक प्रॉपर्टी भी बहुत एकदम डिटेल में एक्सप्लेन्ड है ना, तो आप उसको वहां पे जाके देख सकते हो और फिर वापस आके इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो दोनों वीडियोस को अगर आप कर लोगे तो आपका मॉड्यूलर भी हो जाएगा कवर, जिनको बिल्कुल ही नहीं आता और जिनने पहले से पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन के पर्पज से आपको करना है, तो ये वीडियो से आपका काम चल जाएगा। इसमें हमने सारी वेराइटीज कवर कर ली हैं, और मैं अगर आपको सच सच बताऊं तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले हो चाहे मल्टीप्लीकेशन वाले हो। तो ये जो एक्सपोनेंट में यूज होती है ना प्रॉपर्टीज, तो ये वाली प्रॉपर्टीज बहुत आती हैं, इनसे क्वेश्चन आती है। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मॉड्यूलर से आपको पेपर में देखने को मिलेगा नहीं, मतलब अभी तक जो हमने देखा है अप्लाइड में, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मॉड्यूलर अरिथमेटिक से आते नहीं है, हार्डली 1-2 नंबर का आ जाएगा तो, क्योंकि ये पूरी यूनिट से ही 11 नंबर का आना है, तो एक आध नंबर का मॉड्यूलर से आ जाता है, कहो वो भी ना आए, और कहो सिर्फ एमसीक्यू में 1 नंबर का आ जाए, तो आपको बहुत ज्यादा ये मेथड वेथड दिखाने की तो वहां जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे और आंसर कर दोगे। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो इस यूनिट में। मैंने इस यूनिट में सारे टॉपिक्स कवर कर दिए है ना, तो बिल्कुल एकदम यूनिट 1 भी आपकी होती है खत्म, और बहुत बहुत बधाई हो, 65 मार्क्स का कंटेंट मैं यूट्यूब पे आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स डाल चुका हूँ। लास्ट और लास्ट यूनिट बचती है बस और बस कैलकुलस। कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है कल से, रेडी रहना। कैलकुलस का पहला चैप्टर टैंजेंट एंड नॉर्मल्स, फॉलोड बाय उसके बाद आपका एचओडी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उसके बाद आपका और क्या आ जाएगा, लिख देता हूं, कैलकुलस में पहले 5 चैप्टर टैंजेंट नॉर्मल, ठीक है, एचओडी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा और एओडी। ये 5 चैप्टर बहुत ही जल्द आपके पास आ रहे होंगे। आज हो रही है 12 तारीख, 13 तारीख से इनको मैं स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो 12 तारीख को आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक तक का पूरा कंटेंट मिल गया है। टैंजेंट नॉर्मल्स का आपको कल से मिलने लगेगा। ये पूरा क्या है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, और इसके बाद चलेगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया आ जाता है बेटा, है ना, आपका आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और आ जाता है आपका AOI। तो बस यही बचा है अपना
और मैं आपको पक्के से बता रहा हूँ, ये भी बहुत जल्दी मैं आपको सारी वीडियोस शॉर्ट में बना के दे दूंगा, जिनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम के लिए जा सकते हो। तो आई होप अभी तक आपको सब समझ में आया हो, और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। टाटा।